नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय समूचे राज्य में ओबीसी समाज को दिए जाने वाले राजनीतिक आरक्षण के मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है और विपक्ष द्वारा इस मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी करने का फैसला लिया है। इस समय राज्य के 5 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समितियों की अधिकतर सीटों के उपचुनाव कराने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में उपचुनाव को स्थगित करने के लिए सरकार द्वारा यह अध्यादेश जारी किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि ओबीसी समाज को राजनीतिक आरक्षण देते समय राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की अधिकतम 50% मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। गत रोज वरुड़ तहसील के श्री क्षेत्र झुंझ से होकर बहने वाली वर्धा नदी में नाव उलट जाने की वजह से 11 लोग नदी में डूब गए थे, जिनमें से 3 लोगों के शव कल ही रेस्क्यू टीम द्वारा बरामद किए गए। वहीं अंधेरा हो जाने के बाद अन्य लोगों को खोजने के काम को बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन आज पूरा दिन राहत व बचाव कार्य चलाने के बावजूद नदी में डूबे अन्य 8 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं यह पता चल रहा है कि इस नाव में केवल 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन नाव में क्षमता से अधिक करीब 13 लोग सवार थे, जिसकी वजह से नाव नदी के बहाव में अपना संतुलन नहीं बनाए रख सकी और पानी के तेज बहाव में जाकर उलट गई, जिसकी वजह से यह हादसा घटित हुआ। इन 13 में से 2 लोग तैराकी में कुशल थे और वे तैरकर नदी किनारे आ गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। विगत 11 सितंबर को राज्यपाल व कुलपति भगत सिंह कोश्यारी द्वारा डॉक्टर दिलीप मालखेड़े को संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ का कुलगुरु नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी। पश्चात कल गुरुवार 16 सितंबर को नवनियुक्त कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ पहुंचकर अपना पदभार संभालेंगे, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। आगामी 4 अक्टूबर को होने वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव हेतु निवर्तमान सत्ता पक्ष में शामिल रहे संचालकों द्वारा सहकार पैनल को लेकर पहली आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इसके तहत पूरे जिले में मतदाता रहने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के 7 प्रत्याशियों के नाम व छायाचित्र वाला एक पॉम्पलेट प्रकाशित किया गया है। इस पॉम्पलेट में ओबीसी संवर्ग से अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख, ST/SC संवर्ग से बलवंत वानखड़े, महिला आरक्षित संवर्ग से मोनिका संजय मार्डीकर व सुरेखा ठाकरे, क2 संवर्ग से प्रकाश कालबांडे, क1 संवर्ग से मनीष कोरपे तथा ब3 संवर्ग से पुरुषोत्तम अरुणे को सहकार पैनल का प्रत्याशी बताया गया है। इसके साथ ही इन 7 प्रत्याशियों ने एक साथ मिलकर पूरे जिले का दौरा करते हुए मतदाताओं से मिलना और अपना प्रचार करना भी शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत वरुड़ तहसील से की गई है। जिला बैंक के पिछले चुनाव में परिवर्तन पैनल की ओर से संचालक निर्वाचित हुए पूर्व विधायक नरेश चंद्र ठाकरे इस बार वरुड़ क्षेत्र से नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए। यद्यपि दोनों ही पैनलों द्वारा नरेश चंद्र ठाकरे को अपना प्रत्याशी बताया जा रहा है, लेकिन इस बार नरेश चंद्र ठाकरे का झुकाव सहकार पैनल की ओर जाता दिखाई दे रहा है। यह बात उस समय और अधिक पुख्ता हुई जब वरुड़ तहसील में सहकार पैनल के प्रत्याशियों द्वारा किए जाते प्रचार में पूरा समय नरेश चंद्र ठाकरे के पुत्र विक्रांत ठाकरे मौजूद थे और उन्होंने सहकार पैनल के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी किया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा किए गए करीब 700 करोड़ रुपए के नियम बाह्य निवेश के संदर्भ में तत्कालीन अध्यक्ष सहित संचालकों व 3 लेखा परीक्षकों को विशेष लेखा परीक्षक सुनीता पांडे ने नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर सप्रमाण स्पष्टीकरण देने हेतु कहा था, किंतु नोटिस जारी किए हुए 14 दिन की अवधि बीत जाने के बावजूद रविंद्र गायगोले को छोड़कर अन्य किसी ने भी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में संबंधितों द्वारा इस नोटिस की अनदेखी किए जाने पर हैरत जताई जा रही है। वहीं लेखा परीक्षक सुनीता पांडे द्वारा कहा गया कि जिला बैंक के निवेश मामले में जिन्हें नोटिस दी गई उनकी ओर से अब तक कोई प्रतिसाद नहीं मिला है। तय समयावधि के भीतर उनका स्पष्टीकरण नहीं मिलने से यह मान लिया जाएगा कि संबंधितों को अपना कोई पक्ष नहीं रखना है और ऐसा मानकर वरिष्ठों के पास रिपोर्ट भेज दी जाएगी। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे के साथ राजापेट रेलवे अंडरपास व शंकरनगर स्मशान भूमि परिसर का संयुक्त दौरा किया। इस समय सदोष निर्माण के चलते राजापेट रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक राणा ने मनपा आयुक्त को जमकर आड़े हाथ लिया। साथ ही जल्द से जल्द इस मामले में ध्यान देकर स्थायी तौर पर उपाय योजना करने के निर्देश दिए। साथ ही शंकरनगर स्मशान भूमि परिसर का दौरा करते हुए विधायक राणा ने कहा कि इस स्मशान भूमि में करीब 50 लाख रुपयों की लागत से भव्य सभागृह बनाया जाएगा, जहां पर श्रद्धांजलि सभा, पगड़ी रस्म व उठावना जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। विधायक राणा ने निगमायुक्त प्रशांत रोडे को स्मशान भूमि सौंदर्यीकरण व मूलभूत सुविधा से संबंधित काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।
ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण खत्म होने के लिए राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर में अलग अलग स्थानों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन करने के साथ ही जिलाधीश कार्यालय पर धरना आंदोलन किया गया और जिलाधीश के जरिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि राज्य की 6 जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना लेने की नौबत आ गई है। यह सीधे सीधे राज्य सरकार की लापरवाही को उजागर कर रहा है। ऐसे में इस उपचुनाव को ओबीसी आरक्षण का मसला निपटने तक स्थगित किया जाए। महाराष्ट्रामध्ये सर्व मंडलामध्ये 1000 ठिकाणी ओबीसीला राजकीय आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि त्यानंतर सर्व इलेक्शन झाले पाहिजे अशा संदर्भात पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि अमरावती शहर जिल्ह्यामध्ये सर्व मंडलामध्ये अमरावती शहरामध्ये 7 मंडल आहे। 7ही मंडलामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे नेते पदाधिकारी आणि सर्व भाजपा भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण सर्व मोर्चे संयोजक सर्व आघाड्या तिथे उपस्थित होत्या। मोठ्या प्रमाणात सर्व मंडलामध्ये 200च्या वर संख्येने हे आंदोलन धरणे आंदोलन निदर्शने आंदोलन करण्यात आली। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर में अलग अलग स्थानों पर ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन किए गए। राजकीय क्षेत्रामध्ये जी लोक निवडणुकीसाठी उभं राहतात त्यांना ओबीसीचं आरक्षण मिळावं याकरता भारतीय जनता पार्टी या ठिकाणी आम्ही आंदोलन करतोय। महान मानव बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान आपल्यासाठी लिहिलं आहे, ज्या संविधानातून ओबीसींना आरक्षण जाहीर केलं होतं आणि त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं आरक्षण दिलं होतं, त्या आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज आम्ही आंदोलन करतो आहे। आज या महाराष्ट्रामध्ये जवळपास महानगरपालिका नगरपालिका ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद ह्या अनेक निवडणुका समोर येत आहेत। या निवडणुकामध्ये ओबीसींना ज्यांच्याकडे ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नाही त्या लोकांना या निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही। मागच्या वेळेस भारतीय जनता पार्टीची सरकार असताना आमचे देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी यावर एक अध्यादेश काढला होता आणि ओबीसीला आरक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायदा व्हावा या दृष्टिकोनातून काम केलं होतं। परंतु 2019 नंतर महाराष्ट्रामध्ये 3 पायाची सरकार आली आणि त्या सरकारने या अध्यादेशातला पाय तुडवणी केली आहे आणि नवीन अध्यादेशसुद्धा काढलेला नाही। त्याचप्रमाणे कोर्टाने सुद्धा आदेश दिले आणि कोर्टासमोर त्यांना ही सगळी प्रक्रिया जी आहे ही मांडायची होती, ही प्रक्रिया त्यांनी 2 वर्षात मांडली नाही। त्यामुळे कोर्टाने हे आरक्षण ओबीसीचं आरक्षण रद्द केलेलं आहे। आमची या प्रसंगी अशी मागणी आहे की येणाऱ्या काळामध्ये जर हे आरक्षण रद्द झालं तर या राजकीय क्षेत्रामध्ये ओबीसींना कुठेही जागा राहणार नाही, त्यांना कुठे निवडणुकीत लढता येणार नाही। त्या दृष्टिकोनातून आम्ही हे या ठिकाणी आज हे करतो आंदोलन करतो। उद्धव ठाकरे सरकारने जाणून बुजून ओबीसीचं आरक्षण दिलेलं नाही आहे स्पष्ट झालं आहे। कारण की काँग्रेसचे अध्यक्ष नानासाहेब पटोले यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटलं आहे की सरकारचे वकील न्यायालयामध्ये उभेच राहत नाही। याच्यावरून हे स्पष्ट होते आहे की सरकारच्या मनात ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही आहे। भारतीय जनता पार्टीची मात्र कमिटमेंट आहे की ओबीसींना आरक्षण मिळालंच पाहिजे। त्यासाठी आरक्षण नसतानासुद्धा ज्या जागा ओबीसीच्या होत्या त्या सर्व जागांवर आम्ही ओबीसी उमेदवार उभे करणार आहोत असं आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे। जिसके तहत राजकमल चौक, साइंसपुर चौक, यशोदा नगर, नवाते प्लॉट, नई बस्ती के जयस्तंभ चौक, विलासनगर चौक तथा गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने भाजपा के विभिन्न मंडलों द्वारा सरकार विरोधी धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे गेल्या 6 महिन्यापासून ओबीसीला आरक्षण मिळण्याच्या संदर्भात राज्य सरकार टोलवाटोलवीची उत्तरं देत आहे, टोलवाटोलवी करत आहे आणि आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की इम्पेरिकल डाटा वारंवार भारतीय जनता पार्टीचं जे वरिष्ठ नेतृत्व आहे त्यांनी इम्पेरिकल डाटा गोळा करावा, त्याची कार्यवाही करावी असं राज्य सरकारला सातत्याने सांगितलं असताना सुद्धा या राज्य सरकारने कुठल्याही प्रकारचा इम्पेरिकल डाटा गोळा केला नाही, कुठल्याही पद्धतीची हालचाल केली नाही। तिथं जे राजकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं जे राजकीय आरक्षण घालवण्याचं पाप महाविकास आघाडी सरकारनं केलेलं आहे त्याच्या विरोधात आवाज उचलून आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रदेश नेतृत्वाच्या निर्देशानुसार आंदोलन होत आहे। आता सध्या निवडणूक आयोगाने आणि कोर्टाने सुद्धा निर्देश दिलेले आहे की ओबीसी आरक्षण नसतानासुद्धा इलेक्शन घेतले जातील आणि या विषयामध्ये महाविकास आघाडी सरकार वारंवार टाळमटोल भूमिका घेत आहे। ओबीसीच्या आरक्षणासाठी वकीलसुद्धा सरकारतर्फे दिला गेला नाही। त्याच्यामुळं ओबीसीचे आरक्षण घालवण्यासाठी जर सगळ्यात मोठं जर पाप कोणी केलं असेल तर ते महाविकास आघाडी सरकारने केलेलं आहे आणि भाजपाची ही स्पष्ट भूमिका आहे की
जोपर्यंत ओबीसीचे आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत इलेक्शन घेऊ नये आणि त्या विषयाला धरून आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर प्रदेश नेतृत्वाने आम्हाला निर्देश दिले आणि त्यानुसार हे आजचं आंदोलन होत आहे। मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि शहर के 7 राजस्व मंडलों में विगत एक माह के दौरान 65 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है और अतिवृष्टि की वजह से शहर के लगभग सभी रास्ते बेहद खराब हो गए हैं। इन रास्तों की दुरुस्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा सड़क दुरुस्ती निधि के अंतर्गत अमरावती महानगरपालिका को 21 करोड़ रुपयों की निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते आणि आउटस्कट्सचे रस्ते हे अतिशय खराब झाले आहेत। ज्यावेळी 65 मिलीमीटरच्या वर पाऊस पडतो, धो पाऊस पडतो आणि ज्यावेळी तो वाहून जातो झपाट्याने त्यावेळी पूर्ण जागा, पूर्ण डांबर हे खरडून निघते आणि मग अशा स्थितीमध्ये त्या अतिवृष्टीचे रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी म्हणून आम्ही 17 तारखेला जी नियोजनाची बैठक आहे असं आम्हाला कळलं आणि म्हणून आम्ही माननीय पालकमंत्री महोदया, माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना अशी विनंती करतो आहे की अमरावती शहरातले रस्ते डांबरीकरणाचे दुरुस्त करायसाठी, त्याचं नूतनीकरण आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आउटस्कट्समधले काही रस्ते नीट करायला, नाल्या दुरुस्त करण्यासाठी म्हणून आम्हाला खास बाब म्हणून 21 कोटीचा निधी आम्हाला उपलब्ध करून द्यावा। जसं आम्ही हे पालकमंत्र्यांना विनंती करतो आहे तशीच विनंती माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय एकनाथराव शिंदे नगरविकास मंत्री यांना पण करतो आहे की 2013-14ला 20 कोटीचा निधी या अमरावती शहराला ज्यावेळी असाच पाऊस आला होता, रस्ते खराब झाले होते त्यावेळी आला होता आणि म्हणून त्या अंतर्गत रस्ते दुरुस्तीसाठी या अमरावती शहराच्या आउटस्कट्सच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी आम्हाला रस्ते दुरुस्ती या शीर्षाअंतर्गत किंवा मूलभूत सेवा सुविधा या अंतर्गत आम्हाला 21 कोटीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा या संदर्भातलं विनंतीपत्र आम्ही माननीय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब यांना आम्ही करतो आहे। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा कहा गया कि इन दिनों साइबर अपराधों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों को बचाने हेतु अधिक से अधिक पैमाने पर नागरिकों में जन जागृति किया जाना बेहद आवश्यक है। अतः साइबर पुलिस थाने सहित आयुक्तालय अंतर्गत स्थित सभी पुलिस थानों द्वारा शहर में अलग अलग स्थानों पर बैनर व फ्लैक्स लगाए जाएं, साथ ही स्कूलों व कॉलेजों सहित आम नागरिकों में पत्रक वितरित किए जाएं। स्थानीय छठी तालाब में गणेश विसर्जन हेतु बड़े पैमाने पर नागरिक आते हैं। इस बात के मद्देनजर इस समय छठी तालाब परिसर में कृत्रिम विसर्जन स्थल तैयार करने का काम चल रहा है। ऐसे में मनपा उपायुक्त सुरेश पाटिल ने छठी तालाब परिसर का दौरा करते हुए यहां पर चल रहे कामकाज का मुआयना किया, साथ ही संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं उपायुक्त सुरेश पाटिल की उपस्थिति में मनपा के अग्निशमन विभाग द्वारा छठी तालाब परिसर में राहत एवं बचाव अभियान का प्रात्यक्षिक किया गया, जिसमें अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लेते हुए आपत्ति व्यवस्थापन से संबंधित कामों को लेकर मॉक ड्रिल की। हरिद्वार निवासी श्री श्री महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज द्वारा आज अमरावती शहर के दशहरा मैदान के पास स्थित श्री संकट मोचन विजय हनुमान मंदिर को भेंट दी गई। इस समय उन्होंने मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मनपा के स्थायी समिति सभापति सचिन रास ने पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले, रविनगर हनुमान मंदिर के पुजारी सीताराम जी महाराज सहित अनेकों भाविक श्रद्धालु उपस्थित थे। ऑक्सीजन लगाकर कथाओं में आते थे आखिरी समय में। इतना प्रेम महाराज का, बड़ा प्रेम मुझे। उनके शिष्य रामदास जी दाई जी महाराज है, अभी महंत अयोध्या दास जी महाराज, आप जानते होंगे महाराज जी, हर अयोध्या दास जी महाराज का उनका बड़ा प्रेम मेरे ऊपर बना, अभी भी बड़ा स्नेह रहता है। अभी हम लोग वहाँ 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग। स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सोयाबीन की नई फसल की खरीदी का आज बुधवार 15 सितंबर को मुहूर्त यानी शुभारंभ किया गया। इस समय खामगांव की दुर्गा शक्ति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने आड़त फर्म सोहम ट्रेडर्स में 8,100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देकर नए सोयाबीन की खरीदी का शुभारंभ किया। कंपनी के प्रतिनिधियों की ओर से नए सोयाबीन की पूजा अर्चना करते हुए किसान व आड़त व्यवसायी का सत्कार कर खरीदी का शुभारंभ किया गया। किसी समय कोविड संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट रहने वाला अमरावती जिला अब बड़ी तेजी के साथ कोविड मुक्त होने की ओर अग्रसर है, क्योंकि जारी एक माह के दौरान बुधवार 15 सितंबर को ये तीसरा मौका रहा जब अमरावती जिले में कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। साथ ही एक बार फिर पहले से अस्पताल में भर्ती किसी मरीज की कोविड संक्रमण के चलते जान भी नहीं गई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 7 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 5 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं।
बीते 24 घंटे के दौरान 449 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर है। वहीं बुधवार को समूचे संभाग में 5 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 2 तथा बुल्ढाना के 3 मरीज का समावेश है। इसके अलावा संभाग में बुधवार को 16 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 14 तथा वाशिम के 1 नागरिक शामिल हैं। वहीं विगत 24 घंटे के दौरान संभाग के अकोला जिले में 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के बेमला प्रकल्प पीड़ितों का पुनर्वास करने की मांग को लेकर आज प्रकल्प पीड़ितों ने जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकाला और कार्यालय परिसर में ही बेमियादी अनशन प्रारंभ किया। चेतावनी दी गई है कि जब तक इन समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण नहीं होता, तब तक यह अनशन जारी रखा जाएगा। सन 2001 आणि 2च्या GMR नुसार 218 घर बेमला प्रकल्पाच्या पोलीस क्षेत्रात गेली, त्यांना 2 वेळा मोबदला मिळाला, परंतु 20 वर्षापासून 218 लोक तेथेच आहे। ते पुनर्वसनमध्ये शासनाने आणि बेमला संस्थेने पाठवलेले नाही। उर्वरित 370 घर जे आहे फडणवीस साहेबांना लावली होती, 65 एकर जमीन घेतली आणि लेआउट पाडले, मात्र अद्याप 370 घरांना पैसा मिळालेला नाही। माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्यासोबत अन्याय केलेला आहे, म्हणून आमचं म्हणणं हे आहे की 370 घरांचं जे GMR झालेलं आहे 75% काम झालेलं आहे, त्या 370 घरांना त्वरित पैसा द्या आणि संपूर्ण धामकचे पुनर्वसन करा। आमचे गाव धामक बेमला नदीच्या काठावर बसलेले आहे। आता 7 तारखेला पूर आला होता, संपूर्ण गावाला पाण्याचा वेढावा होता। आमच्या गावाला गावातून पळ गेला करिता, जीव वाचविला करिता मार्ग राहत नाही, म्हणून आमची शासनाला आणि प्रशासनाला विनंती आहे की आमच्या गावावर लक्ष द्या, 370 घरांचा पैसा द्या आणि संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन करा। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री तथा भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निवेदन भेजा गया। इस समय डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि गत रोज वरुड तहसील के झुंझ में नाव उलट जाने की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन इस हादसे को लेकर अब तक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की ओर से कोई भी संवेदना नहीं जताई गई है। यहाँ तक कि पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मृत लोगों के घर जाकर भेंट भी नहीं दी है। काल वरुड येथे 11 जणांचा मृत्यू वर्धा नदीमध्ये डुबून झालेला आहे। दुर्दैव असं आहे की अजूनपर्यंत पालकमंत्र्यांनी तिथे जाऊन आपल्या संवेदना व्यक्त केल्या नाही। मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा ट्विटरवर संवेदना व्यक्त केल्या नाही। पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये एखादी घटना झाली की ताबडतोब 10 लाख रुपयाची मदत जाहीर केल्या जाते, परंतु विदर्भामधले जीव एवढे स्वस्त झालेले आहे की पालकमंत्र्यालाही त्याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही। त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यालाही दखल घ्यावीशी वाटत नाही। आमची किसान मोर्चाची मागणी ही आहे की हे सर्व शेतमजूर आहेत, गरीब कुटुंबातले आहे, दारिद्र्य रेषेच्या खालचे आहे, यांच्याबद्दल संवेदना तर कृपा करून मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त कराव्या। पालकमंत्र्यांनी तिथे भेट द्यावी आणि 10 लाख रुपये प्रत्येकी त्या मृताच्या कुटुंबियांना ताबडतोब मदत जाहीर करावी, ही सुद्धा मागणी घेऊन आम्ही जिल्हाधिकाऱ्याकडे जातोय। मोर्शी शहर के सरकारी अस्पताल परिसर में फैले गंदगी के साम्राज्य को हटाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से स्वास्थ्य अधीक्षक को निवेदन सौंपा गया। साथ ही कहा गया कि शहर में डेंगू की बीमारी पांव पसार रही है। ऐसे में सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु आने वाले लोगों को अस्पताल परिसर में भी गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, अतः अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को सबसे पहले साफ किया जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला पदाधिकारियों द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि हाल ही में मुंबई के साकीनाका परिसर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इस घटना को अंजाम देने वाले दुराचारियों को फांसी की सजा देने के साथ ही कड़े अधिनियम राज्य में लागू किए जाएं। घटनेत जी अमानुष पद्धतीने जी इथे घटना घडलेली आहे, बलात्कार झाला आहे आणि त्या महिलेवर बलात्कार होऊन एकदम अमानुष पद्धतीने मारहाण करण्यात आली आणि तिला त्या रक्तबंबाळ अवस्थेत सोडण्यात आलं आणि जो आरोपी आहे त्याला जो माझं असं निवेदन आहे ठाकरे सरकारांना की त्या आरोपीला कुठल्याच प्रकारचं क्षय न देता त्या आरोपीला फास्ट ट्रॅक कोर्टात घेऊन त्या आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी आणि त्या महिलेला न्याय द्यावा। सीधी सेवा भर्ती 2019 में राज्य परिवहन निगम के अमरावती संभाग में चालक व वाहक प्रशिक्षण पूरा करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से गत रोज जिलाधीश को निवेदन देने के साथ ही बेमियादी अनशन आरंभ किया गया था, जो लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर में रहने वाले युवक ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली और रिश्ते में रहने वाली युवती के साथ जबरन शादी रचाई। ऐसा मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने आरोपी ऋत्विक येवतकर को अपनी हिरासत में लिया है।
धारनी तहसील के सावलीखेड़ा सरकारी आश्रम स्कूल के गोदाम में रखे 12 क्विंटल महुआ फूल को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया। सावलीखेड़ा निवासी दया सिंह कासदेकर ने विगत 11 सितंबर को इस गोदाम में 12 क्विंटल महुआ फूल रखा था, जिसका बाजार मूल्य 66,000 रुपये बताया गया है। धारनी तहसील के कुसुमकोट में रहने वाले जवाहरलाल मावस्कर को ऑनलाइन तरीके से ठगे जाने का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों द्वारा मावस्कर के बैंक खाते से करीब 74,450 रुपये की रकम उड़ा ली गई। राजापेट पुलिस ने गत रोज वल्लभनगर निवासी तड़ीपार आरोपी गोलू उर्फ गौरव ठाकरे को हिरासत में लिया। गोलू ठाकरे गोपालनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास हाथ में तलवार लेकर घूम रहा था और लोगों में दहशत फैला रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया। अकोला की अपराध शाखा टीम ने महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर ले जाने वाली बंटी बबली की जोड़ी को आज हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रकाश लोंडे सहित एक महिला का समावेश है, जिन्हें अमरावती शहर पुलिस द्वारा भी पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग घटनाओं को उजागर करने हेतु पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। विगत 23 दिनों से शहर के सुपर एक्सप्रेस हाईवे के नीचे पुलिया के पास अस्थायी रूप से रहने वाले परिवार के 4 बच्चे लापता हैं, जिनका अब तक कहीं पर कोई पता नहीं लग पाया है। ऐसे में इन बच्चों को ढूंढने के लिए फ्रेजरपुरा पुलिस का एक दल आज मुंबई रवाना हो रहा है। हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में अपर प्रधान मुख्य संरक्षक MS रेड्डी पर दर्ज फौजदारी अपराध को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने विगत 13 अगस्त को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इस संदर्भ में बेलदार समाज ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दीपाली चौहान मामले में न्याय दिए जाने की मांग की है। आर्मी में रहने वाले 24 वर्षीय युवक हरीश किंदरले ने अपने साथ काम करने वाली एक विधवा महिला को शादी का प्रलोभन देते हुए उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिससे पीड़िता 8 माह की गर्भवती हुई। पीड़िता की शिकायत पर आर्मी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।